तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि सॉलिड स्टेट्स हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही जैम के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और रिसेंटली 2020 वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैम 2020 और ये वाला भी आपका जैम 20 में है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपका 1 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस क्या है कि सिंपल एक फॉर्मूले से आपका काम नहीं चलेगा, आपको 2 फॉर्मूला लेने हैं और दोनों को रिलेट करके इसका आंसर दे देना है। और दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आए थे, ये वाला भी और ये वाला क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप में था। मीन्स अगर आप इनको अटैम्प्ट करते हो और किसी वजह से आपका आंसर भी गलती हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बस इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज़ बहुत प्रिसिसली काउंट करनी है। आपको कैलकुलेटर मिलेगा तो कैलकुलेटर से बहुत ही माइन्यूट में डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर ए क्यूबिक क्रिस्टल द पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग CuK अल्फा, ये कॉपर सोर्स यूज़ होता है आपका PXRD पैटर्न में। तो इससे हमें कोई इतना खास मतलब भी नहीं है कि क्या होता है PXRD और उसमें कौन सा सोर्स यूज़ होता है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। तो PXRD आपका पाउडर डिफ्रैक्शन, पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन मीन्स अगर आप किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड का पाउडर बना लेंगे और उस पर एक्सरेज पास करेंगे तो वहाँ से हमें एक पैटर्न मिलेगा एक्सरे का। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, PXRD पैटर्न यूजिंग CuK अल्फा। तो ये जो कॉपर वाला सोर्स हम यूज़ करते हैं PXRD के लिए, तो यहाँ से हमें हमारी वेवलेंथ मिलती है। जिस वेवलेंथ का एक्सरे हमारा किसी कंपाउंड पे हिट करता है तो वो वेवलेंथ हमें चाहिए यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.54 एंगस्ट्रॉम। शोज ए पीक एट 33.60। तो ये क्या कर रहा है, जैसे हम किसी कंपाउंड पे एक्सरे डाल रहे हैं तो एक हमें पीक मिल रहा है किस एंगल पे। मैंने आपको बताया था कि PXRD, जब हम PXRD का पैटर्न देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा। इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा में आपको एक प्लॉट मिलता है और ये प्लॉट कुछ इस टाइप से मिलता है ऐसे। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि क्यूबिक क्रिस्टल में PXRD पैटर्न में एक पीक मिल रही है 33.60 एंगल पे। तो किसी यहाँ पे 33.60 कोई एंगल है, यहाँ पे हमें कोई पीक मिल रही है 4, और जो पीक है वो HKL किस प्लेन के करस्पॉन्डिंग है, 111 प्लेन के करस्पॉन्डिंग है। तो हमें क्या बताना है, लैटिस पैरामीटर बताना है कि लैटिस पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा। हमारे पास जो इसका लैटिस पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। कैसे जाएंगे हम क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या क्या पता है ये देख लेते हैं। लैम्डा पता है हमें, HKL की वैल्यू पता है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे लैटिस पैरामीटर चाहिए। आपको A की वैल्यू चाहिए। A क्यों चाहिए, बिकॉज हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल उसने स्टार्टिंग में दे दिया तो हमें A चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका लैटिस पैरामीटर और HKL वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है, लैटिस पैरामीटर के साथ में HKL वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/d HKL स्क्वायर = H/A² प्लस K/B² प्लस L/C²। ये क्या था, मेरा इंटरप्लेनर सेपरेशन का फॉर्मूला। करस्पॉन्डिंग जो प्लेन है आपका उस प्लेन के लिए HKL है। जैसे ही आप यहाँ पे HKL की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ HKL की टर्म्स में क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, H² प्लस K² प्लस L²/A², बिकॉज एज लेंथ क्या आपकी सेम है। और क्यूबिक के लिए हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, DHKL क्या होता है आपका A/√H² प्लस K² प्लस L²। ठीक है, इतनी टर्म क्लियर है। हमें लैटिस पैरामीटर चाहिए था, HKL प्लेन गिवन है, तो यहाँ से क्लू मिल गया। लैटिस पैरामीटर के साथ में HKL कहाँ पे आता है, इस वाले फॉर्मूले में। हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया। उसके बाद हमें वेवलेंथ गिवन है, और तो वेवलेंथ का और एंगल का, वेवलेंथ का और थीटा का रिलेशन क्या है हमारा, 2d sin θ = n लैम्डा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे अप्रोच करने का मेथड आपको पता चल गया। सबसे पहले हमें लैम्डा गिवन था, लैम्डा और एंगल। जब भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में सॉलिड स्टेट में लैम्डा के साथ साथ एंगल की बात करेंगे तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका ब्रैग इक्वेशन, आपका 2d sin θ = n लैम्डा। ठीक है, और आपका लैटिस पैरामीटर पूछा है और आपको HKL प्लेन गिवन है। तो लैटिस पैरामीटर और HKL प्लेन में एक ही रिलेशन है हमारे पास, वो आपका ये है।
इंटरप्लेनर सेपरेशन वाला फॉर्मूला। यहाँ से हमने क्यूबिक के लिए इसको कैलकुलेट कर लिया और क्यूबिक के लिए कैलकुलेट करके ये वैल्यू हमारी आ गई। इसको सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसी टाइप से मैंने वहाँ आपका ब्रैग इक्वेशन लिखा है जिसका रिलेशन है वेवलेंथ और एंगल में। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे d = n λ/2 sin थीटा मिल जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक, अब जब भी यहाँ इस फॉर्मूले में जो n है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही यूज़ करेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन नहीं है तो हमें सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है 1, बिकॉज ऑलवेज क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और ये यहाँ से DHKL लिख सकते हो आप इसको, बिकॉज ये HKL प्लेन के करस्पॉन्डिंग है। आप जब वैल्यूज़ पुट करोगे n का 1, लैम्डा का आपको वैल्यू पता है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से, एंगल आपको पता है साइन थीटा और 2 × साइन थीटा। जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आपको d का एक वैल्यू मिल जाएगा DHKL का। ठीक है, वो DHKL का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग DHKL = A/√, h की वैल्यू क्या है आपकी 1, k की वैल्यू क्या है आपकी 1, l की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 + 1² + 1² + 1²। तो DHKL = A/√3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसको बोल दिया। तो DHKL और A का रिलेशन आ गया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी एज लेंथ होगी वो क्या होगी, A = DHKL × √3। DHKL की वैल्यू आपको इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी। जैसे ही आप सारे पैरामीटर्स इसमें पुट करोगे डायरेक्टली आपको यहाँ से DHKL की वैल्यू मिलेगी। वो DHKL की वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको लैटिस पैरामीटर मिल जाएगा। यहाँ से हम अलाउड और फॉरबिडन रिफ्लेक्शंस की भी बात कर सकते थे। अगर हम ब्रैग इक्वेशन में जा रहे हैं तो ब्रैग इक्वेशन से हम अलाउड और फॉरबिडन रिफ्लेक्शन की बात भी कर सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ कि ब्रैग इक्वेशन का यूज़ करके सेम क्वेश्चन में आप फॉरबिडन और अलाउड रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें फॉर पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो यहाँ पे जितना पूछा गया था वो क्या था, आपको लैटिस पैरामीटर निकालना था, आपको एंगल और वेवलेंथ का रिलेशन पता था, और आपको प्लेन और ए की वैल्यू में रिलेशन पता था, ये वाला रिलेशन। और इक्वेशन नंबर 1 रिलेशन और इक्वेशन नंबर 2 दोनों रिलेशंस की हेल्प से हमने ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। जो भी होगी फाइनल वैल्यू आपकी एंगस्ट्रॉम में आएगी, बिकॉज आपकी जो वेवलेंथ है वो भी किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एनईटी टाइप क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में पूछा गया है जैम में रिसेंटली। जैम के एग्जाम में सॉलिड स्टेट का वेटेज अच्छा है, आप देख सकते हो कि 3 मार्क्स का सॉलिड स्टेट से ही आया है। और इसी टाइप से अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए वो 2 मार्क्स में गिवन है। और इसमें हमें AgX कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, और AgX का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा NaCl जैसा, रॉक सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता कैसा है। रॉक सॉल्ट आपका NaCl स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है इसने AgX, मीन्स इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि X आपका Cl है, Br है कि I है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, कंसिडर AgCl क्रिस्टलाइजेज इन ए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ AgX इज, हमें क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ AgX इज इक्वल टू 6477 kg/m। ठीक है, एंड यूनिट सेल लेंथ, और जो आपका AgCl का जो भी यूनिट सेल होगा, अगर रॉक सॉल्ट की बात करें तो रॉक सॉल्ट क्या बनाते हैं आपका FCC। तो FCC में जो यूनिट सेल लेंथ है, बिकॉज क्यूबिक है तो क्या होगा, A से रिप्रेजेंट करेंगे, A की एज लेंथ होगी, ये आपका 577.5 पिकोमीटर है। एटॉमिक वेट दिया हुआ है इसने Ag का, Ag का एटॉमिक वेट आपको पता भी होगा, यही होता है 107.87 g/mol। अब इसने आपसे एटॉमिक वेट पूछा है X का, X का एटॉमिक वेट कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले माइंड में चलना चाहिए कि ये वाला ऐसा कौन सा फॉर्मूला सॉलिड में है जिसमें डेंसिटी और एज लेंथ और एटॉमिक वेट का रिलेशन है। तो वो फॉर्मूला आपका पूरे सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इन तीनों चीज़ों का एक साथ रिलेशन आता है, वो है आपका डेंसिटी वाला फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या होता है आपका
डेंसिटी इक्वल टू जेड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू एम मोलर मास डिवाइडेड बाई एन एवोगैड्रो नंबर इंटू आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम में ए क्यूब लिख देता हूँ बिकॉज अभी क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज रॉक साल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो FCC स्ट्रक्चर है, तो हम रॉक साल्ट की बात करें तो अभी हम क्यूबिक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें से मुझे कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और क्या क्या वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो जेड है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमें पता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जेड की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी। उसके लिए क्वेश्चन में एक क्लू गिवन है, उसने बोल रखा है जो AgX है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक सॉल्ट जैसा। जब AgX का रॉक सॉल्ट जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मींस NaCl जैसा, तो NaCl का अब हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है। मुझे पता है कि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमें पता है कि Z की वैल्यू कितनी आती है आपकी 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके 4। नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ AgX, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें Ag का पता है, अब मोलर मास ऑफ AgX का क्या होगा, मोलर मास ऑफ Ag प्लस मोलर मास ऑफ X माइनस या Ag प्लस, आप ऐसे बोल सकते हो। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें Ag का मास पता है, अब हमें Ag का मास अगर पता है और X का निकालना है तो ये हमें ये वाला चाहिए AgX का। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे MAgX का टोटल मोलर मास क्या होगा, MAgX फाइंड आउट करेंगे। वहाँ से हम इस इक्वेशन की हेल्प से आपका जो एनायन है जिसका हमसे पूछा है एटॉमिक वेट ऑफ X वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, M का क्लियर हो गया। Na आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एज लेंथ हमें गिवन है 577.5 पिकोमीटर। ठीक, अब ये सभी वैल्यूज़ होगी। अब हम रिलेशन निकालते हैं इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, Z आपका 4 है, M आपको कैलकुलेट करना है AgX का डिवाइडेड बाई 6.023 10⁻23। वॉल्यूम आप इसको 577.5 को आप पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो एंगस्ट्रॉम का क्यूब। ठीक है, डेंसिटी हमें पता है 6477 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास MAgX की कुछ वैल्यू आ जाएगी। सभी वैल्यूज़ आपको पता है, Z वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर, A की वैल्यू, यहाँ से आपको MAgX की वैल्यू मिल जाएगी। फिर MAgX इक्वल टू M ऑफ Ag प्लस M ऑफ X माइनस, यहाँ से आपको इसकी AgX की वैल्यू पता चल गई। Ag की वैल्यू आपको गिवन है 107.87 और यहाँ से आप MX माइनस फाइंड आउट कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 79 to 81 की रेंज में। तो ये आप इसको कैलकुलेट करके आप अपना आंसर कंफर्म करेंगे तो एग्जैक्टली इस रेंज में मैच करेगा। अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से की है, सभी पैरामीटर्स का डेसिमल पे फोकस किया है, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक कैलकुलेशन मांगते हैं जैम और गेट एग्जाम में, तो इसके यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन सिंपल है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कुछ नहीं किया, बस आपको यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट था Z आपको कैसे पता चले। तो Z पता होने के लिए आपको रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर FCC के अकॉर्डिंग Z आपका 4। ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट था कि आप Z कैसे फाइंड आउट करोगे। बाकी इस क्वेश्चन में इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, सभी वैल्यूज डायरेक्ट हमने पुट की। Z का था जो कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा, वो Z की वैल्यू फाइंड आउट करना था।